नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आ रही है सिक्किम से, जहां बड़ा सियासी उलटफेर देखने में आ रहा है। सिक्किम पर 25 बरस तक हुकूमत करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीएफ की लेजिस्लेटिव पार्टी के बेशतर अरकान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जराये की अगर माने तो उसके मुताबिक एसडीएफ के 13 में से 10 अरकान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पवन कुमार चामलिंग ने पार्टी नहीं छोड़ी है। और चलिए, मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्किम से बड़े सियासी उलटफेर की खबर। चामलिंग 25 साल तक सीएम रहे हैं और उसके बाद आज का दिन यकीनन काफी अहम। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी अहम आज का दिन है। जैसा कि बीजेपी में अभी थोड़ी देर पहले शामिल होते हुए विधायकों ने भी कहा कि वह दिन काफी अहम है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ था। ये 13 विधायक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं और उसमें से 10 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका साफ कहना था कि मोदी सरकार की जिस तरह से पॉलिसी है, चाहे वो लुक ईस्ट की पॉलिसी हो या कश्मीर को लेकर के पॉलिसी हो, उससे वो काफी प्रभावित है। और उनका साफ तौर पर मानना है कि देश के विकास के लिए और मोदी सरकार ही में है जो देश का विकास कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम में जो कि सीमा से जुड़ा हुआ है, जहां पर चीन की सीमा मिलती है, नेपाल की सीमा मिलती है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो कि सिक्किम का विकास हो। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी सिक्किम में ज्यादा प्रभावशाली होती है, ऐसे में सिक्किम का विकास बेहतर तरीके से होगा और इसीलिए वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार कड़े फैसले लेते हैं, उससे भी जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं और इससे प्रभावित होकर के आज जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब हमने उनसे बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो अभी फिलहाल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और जब जरूरत पड़े, हालांकि में 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं, उनको वो जीतने की कोशिश करेंगे ताकि बीजेपी की वहां पर बेहतर स्थिति हो सके। जी विनीत, इन लोगों का कब तक औपचारिक तौर पर जो है वो पार्टी में शामिल होने का कोई इम्कान? जी, मैं अब से थोड़ी देर पहले महीना में आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले वे औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राम माधव जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने इन्हें सदस्यता बीजेपी की दिलाई, औपचारिक तौर पर पर्ची काट करके उन्हें सदस्यता दिलवाई। उस समय में जो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मीडिया सेल के प्रमुख हैं अनिल बलूनी, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो बीजेपी में अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 10 से 15 मिनट पहले, ये जो सांसद है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो विधायक थे वो शामिल हो गए हैं। अब वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के विधायक हैं। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि सिक्किम पर 25 बरस तक हुकूमत करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीएफ के लेजिस्लेटिव पार्टी के बेशतर अरकान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर अयोध्या तनाज़े से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। आज भी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। रामलला ब्राजमान की तरफ से कहा गया है कि मस्जिद से पहले मंदिर होने का सबूत पेश करेंगे। आपको बताएं कि जमीन के मालिकाना हकूक के ताल्लुक से रोजाना की बुनियाद पर हफ्ते में 5 दिन समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस एसए बोहडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर शामिल हैं। सालिसी कमेटी की कोशिशें नाकाम होने के बाद अदालत ने रोजाना समाअत का सिलसिला शुरू किया है। उधर आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। समाअत के दौरान कोर्ट ने कह दिया है कि हम कागजी शेर नहीं हैं, बल्कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम तामीरी काम चाहते हैं। अदालत ने कहा कि घर खरीदने वालों के हक में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। आम्रपाली होम बायर्स के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि
तमाम होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर इन तमाम होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू नहीं किया जाएगा तो हम तमाम उन अधिकारियों को जेल भी भेज सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस नाराजगी के बाद ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के वकीलों ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया कि आम्रपाली होम बायर्स के घरों को देने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और इसके लिए एक सेल भी बनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपने एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली होम बायर्स के बिल्डरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन तमाम लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी जल्द से जल्द आम्रपाली होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आम्रपाली होम बायर्स के तमाम लोगों को उनका घर तय समय पर देना चाहता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उन्नाव इस्पतदरी की मुतासरा की कार को टक्कर मारने के मामले में जारी जांच के दौरान सीबीआई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर का नार्को टेस्ट करवाएगी। ये टेस्ट गुजरात के गांधीनगर वाक़े FSL लैब में होगा। नार्को टेस्ट से कबल गुज़िश्ता रोज भी मुलज़मीन को कई टेस्ट से गुजरना पड़ा था। नार्को टेस्ट 5 रोज जारी रहेगा। चलिए अब जरा बात कर लें सैलाब के कहर की। जी हां, कर्नाटक से शुरू करेंगे, जहां सैलाब की तबाहकारियों के बाद अब हालात मामूल पर लौट रहे हैं। पानी की सतह में कमी आ रही है। कर्नाटक में सैलाब की वजह से मामूलाती जिंदगी जरूर दरहम बरहम है। अब तक 40 हलाकतों की खबर है। माली नुकसान भी बेहद हुआ है। उधर उड़ीसा के कई अजला भी सैलाब से मुतासिर हैं। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से ब्लांगेर, नौपाडा, कालाहांडी और बारागर अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल है। इन चारों अजला में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बालनगीर में हालात अबतर हैं। इन चारों अजला के बेशतर इलाकों में मवासलाती खिदमात भी ठप पड़ी हैं। ODRAF की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। महकमा मौसमियात ने ओडिशा के 11 अजला में बारिश की पेशगोई की है। वहीं उत्तराखंड से भी यही खबर है, जहां तेज बारिश के बाद तबाही के मंजर देखने में आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने तबाही से मुतासरा घाट जमोली का भी जायजा लिया। यहां पीर के रोज बादल फटने का वाकया हुआ था। इसमें एक पूरे का पूरा मकान मलबे के ढेर के नीचे दब गया था। मलबे के नीचे कई मवेशी भी बताए जा रहे हैं। इस वाकये में 2 अफराद भी हलाक हुए। इस मलबे के नीचे कई मवेशी अभी भी दबे पड़े हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है और करीबन बताया जा रहा है, जो गांव वाले बता रहे हैं, 40-50 जो हैं बकरियां इसके नीचे हैं, बैल हैं, गाय है। गाय तो हमें दिख भी रही है कि यहाँ पे गाय दफन है। और अब जो आसपास का जो जंगल है, वहाँ से जो जानवर हैं, सियाल जैसे हैं, वो आ रहे हैं उनको ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए। अभी कुछ देर पहले एक सियाल यहाँ से गया है जो ज़मीन खोद के उनके शवों को बाहर निकाल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस मलबे के नीचे अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे और इनको फिर बाहर निकाला गया, जो आसपास के जानवर हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो ये एक बीमारी का कारण बन सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब वो खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो नहीं निकाला गया है। सिर्फ डेड बॉडीज़ निकाली गई थी, जो एक छोटी बच्ची और एक महिला जो दफन हो गई थी मलबे के नीचे, उनकी डेड बॉडीज़ तो निकाली गई। लेकिन ये जो जानवर अभी लगभग 60-70 मवेशी जो हैं इसके नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम अभी हुआ भी नहीं है और आगे होगा कि नहीं प्रशासन की तरफ से ये मालूम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा खतरा अब यहाँ पे महामारी को लेके हो सकता है। जिस तरीके से जानवर अभी हमने देखा है कि यहाँ से होकर गए हैं, तो ये एक बड़ा खतरा इस समय यहाँ पर पैदा हो सकता है। अब ये जाने भी चली गई हैं, मकान भी चला गया। जी। अब किस तरीके से आप क्या जीवन जीने का क्या आधार रहेगा? आर्थिकी आपकी नुकसान हुई है सर, सरकार से मुआवजे की वो है। अभी आपको नहीं मिला है कुछ नहीं। अब थोड़ी एक वो पैकेट मिले हैं, पर वैसे टीम पूरी पहुंच गई थी, पर क्या करें, उस तक वो हो गए थे, ये लेट पहुंची। अब गांव वाले भी पहुंच गए थे मेहनत करके, जितना ये बारिश में लगे रहे, पर फिर भी डेड बॉडी तो निकाली थी, पर क्या करें, जीवित नहीं निकलेगी। क्योंकि ये जो पशुपालन है वो एक आधार होता है आप लोगों का। जी खास तौर पे जी।
जीवन जीने का, तो पशु भी मर गए, पशु मर गए, गाय में बकरियां थी, 40-50 बकरियां हैं, 4 बैल थे, 2 बड़े 2 छोटे, एक गाय थी दुधारू, वो नीचे ही है। अब क्या करें, चलो गाय वो कोई बात नहीं, पर वो मरी ना बहू और बेटी। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक घर हुआ करता था, एक पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन सोमवार के बाद बादल फटा, मलबा आया और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया है। आप देख सकते हैं इस मलबे के नीचे एक पूरा जो घर है वो दबा हुआ है। कुछ सामान घर का वो इस मलबे के नीचे हमें अभी दिखाई दे सकता है। ये शायद बेड है इस घर का। और जब सुबह 5:30 बजे ये कपड़े निकाल रहे हैं लोग, कपड़े हैं यहाँ पर, जो घर का जो सामान है, और इस मलबे के नीचे एक 9 महीने की बच्ची जो है वो दफन हो गई और एक उसकी माँ जो है वो इस मलबे की चपेट में आ गई। कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी, जो गांव वाले हैं उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वो उनको निकालें बाहर। ये वो औज़ार भी यहाँ पर रखे हैं जिन औज़ारों से कोशिश की गई कि उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मिट्टी गीली थी, नामुमकिन सा हो गया। लेकिन जब गांव वालों ने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की, लेकिन जब उन दोनों को बाहर निकाला तो शायद उनका जीवन समाप्त हो गया। तो वो ज़िंदा नहीं थे, ना ही वो 9 महीने की बच्ची और ना ही उसकी माँ। ऐसा ही घर यहाँ पर ठीक बगल में था। अब्बल सिंह मेरे साथ हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी और छोटी बेटी को खोया है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और क्या लगता है कि अगर जल्दी आप लोग कर लेते तो शायद, या एसडीआरएफ की टीम्स जल्दी आ जाती? तभी तो वो एसडीआरएफ की टीम लेट में आए, जहाँ हमने डेड बॉडी निकाल दी थी, तब वो बाद में आए तो क्या करते हो। और नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए राजस्थान से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। ये बराह रास्त तस्वीर आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत और पार्टी के कई अहम लीडर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए राजस्थान से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। तमाम तर जो कागजात की कार्रवाई है वो इस वक्त पूरी की जा रही है। हमसे भी पूछना है कि सर ये अननेसेसरी 15,000 ज़्यादा जमा करा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त तमाम तर कागजी कार्रवाई करते हुए उनके साथ अशोक गहलोत और रियासती कांग्रेस के कई अहम लीडरों को भी देखा जा सकता है। आपको बताएं कि इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 28 वर्षों तक आसाम से राज्यसभा में नुमाइंदगी कर चुके हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर बंदर लाल सैनी के इंतकाल के बाद से ये सीट खाली थी। उनका जून में इंतकाल हुआ था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजस्थान से अपना ये राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। और रियासती असेंबली में कांग्रेस की जो अक्सरियत है उसको देखते हुए राज्यसभा इंतखाबात में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कामयाबी जो है वो यकीनी ही मानी जा रही है। तो राजस्थान से अपना पर्चा नामजदगी राज्यसभा के लिए दाखिल करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह 28 वर्षों तक वो राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और चूंकि इस बार राजस्थान में बीजेपी के राज्यसभा मेंबर बंदर लाल सैनी के इंतकाल के बाद से ये सीट खाली थी, तो अब राजस्थान में कांग्रेस की जो अक्सरियत है उसको देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा का अपना पर्चा नामजदगी यहां से भरा है।
हैदराबाद के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हसनुद्दीन अहमद का इंतकाल हो गया। वो 97 बरस के थे। हसनुद्दीन अहमद हैदराबाद की मारूफ शख्सियतों में शुमार किए जाते थे। मरहूम ने इस्लाम पर मुतादिद किताबें तहरीर की थी। उन्होंने भगवत गीता का भी उर्दू में तर्जुमा किया था। हसनुद्दीन अहमद की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अलमास चादर घाट में अदा की जाएगी। आज से 400 साल कबल संगारेड्डी के मोईपल्ली मंडल में कहतसाली से अवाम बेहद परेशान रहते थे। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। किसान और मेहनतकश लोग परेशान थे और अपने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यहाँ के मकामी जमींदार को इन पर रहम आया और आज भी जमींदार का कारनामा देखने के लायक है। एक रिपोर्ट। आप जिस इमारत को देख रहे हैं, ये इमारत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मोनीपल्ली मंडल में वाक़ है। 400 साल कबल संगप्पा पटेल नामी जमींदार ने इस इमारत को तामीर करवाया था। इमारत की तामीर का अहम मकसद लोगों को रोजगार फराहम करना था। कहतसाली से आवाम परेशान थे, बेरोजगारी उरूज पर थी। संगप्पा नामी जमींदार ने 5 एकड़ अराजी पर एक आलीशान इमारत तामीर करवाई। 1 साल के दौरान ये इमारत तामीर हुई। तकरीबन रोजाना 200 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। 30 फीट ऊंची इस इमारत में जुमला 75 कमरे हैं और 100 से ज्यादा दरवाजे हैं। दरवाजों और कमरों के सामने लकड़ी से तामीर किए गए दिलकश नक्शो निगार काबिले तारीफ हैं। लकड़ी से की गई नक्शो निगारी में हिंद ईरानी तर्ज तामीर की झलकियाँ देखने को मिलेगी। इमारत की तामीर में चूना, गच्ची और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इमारत की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को मजदूरी के अलावा तोहफे के तौर पर ज़िरई अराजी भी फराहम की गई थी। 400 साला इमारत में संगप्पा पटेल की 9वीं नस्ल जिंदगी गुजार रही है। फिल वक्त ये इमारत बोसीदा हो गई है। मुकामी अवाम ने इस इमारत के तहफ्फुज़ का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फायर सेफ्टी को लेकर खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। 8 लाख की आबादी वाले इलाके में फायर सेफ्टी का कोई पुख्ता बंदोबस्त तक नहीं है। यही नहीं, यहाँ मौजूद इमारतों में भी आतिशज़दगी से निपटने का कोई इंतजाम नजर ही नहीं आता। एक खास रिपोर्ट। जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके की ये वही इमारत है जिसमें 7 लोग आतिशज़दगी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा है। जामिया नगर में आधा दर्जन कॉलोनियां हैं और 8 लाख आबादी है, लेकिन फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। इन इलाकों में रोज नई इमारतें तामीर हो रही हैं, लेकिन बैड स्ट्रक्चर यानी गलत तरीके से बिल्डिंग बनाना हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है और लोग फायर सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। पहले जो बिल्डिंग अभी बन रही हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग में जो स्टेयरकेस है ये इंडिपेंडेंट स्टेयरकेस होना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही तंग गलियों से गुजर के आपको वहाँ पे गाड़ी लेके जानी पड़ती है और रात में ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे फायर इंजन का निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने अपने यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस किए कि हमने स्मॉल फायर यूनिट लिए हैं। जाकिर नगर में लगी आग का हादसा पहला हादसा नहीं है। इससे पहले अबुल फजल एनक्लेव में 4 महीने पहले ऐसा ही हादसा पेश आया था। ये अबुल फजल एनक्लेव 4 नंबर की वही बिल्डिंग है जिसमें 26 मार्च को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कई लोगों को पीछे से निकाल लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 2 बच्चे बिल्डिंग में फंसे रह गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। पूरे इलाके में अब ये 4-5 हादसे तो यहाँ पर हो चुके हैं लगातार। अभी ये पहले 4 नंबर पे हुआ था, अभी ये वाला बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे इलाके के अंदर। और इस टाइम
अगर देखा जाए तो सेफ्टी का कोई इंतज़ाम ना तो फायर फाइटिंग का है, ना किसी के यहाँ कोई नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ है, और कोई भी बिल्डर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, चूँकि वो तो ये चाहते हैं कि अगर जीने के नीचे का भी स्पेस है तो उस पर भी दीवार लगा करके और उसको भी 5-7 लाख रुपए में बेच दे। नहीं, यहाँ आग लगने के बाद जो फैमिली उसमें रहती है उसके अवसान ख़राब हो जाते हैं और उससे भागने निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता। उसकी वजह 2 हैं। एक तो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो हाई राइज हैं और उनके जीने पीछे की तरफ हैं जो डार्क में हैं और जीने तंग हैं। जब आग लगती है किसी बिल्डिंग में तो एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, तो उस बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने की वजह से जीना पीछे होने की वजह से वहाँ सारा अंधेरा रहता है और वो लोग बाहर भाग नहीं पाते। इतने में ही उनका दम घुट जाता है, धुआं ज़्यादा होता है और उसमें ख़ास तौर से भी 4 नंबर पे आग लगी थी, उसमें भी 2 बच्चे जो है वो दम घुटने से मर गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और ये शॉर्ट सर्किट की शायद प्रॉब्लम वहाँ बता रहे, तो अब इसका तो सर कुछ सरकार या जिसे जो करना चाहिए वो अपने उसका काम करेगा, उसी के हिसाब से अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, अपना थोड़ा सा तैयारी करके जो होती है आग बुझाने वाली ये सब चीजें जो होती है वो घर में अपने रखे भाई। बाटला हाउस, जोगाबाई, जाकिर नगर, अबुल फजल एनक्लेव, गफ्फार मंजिल, शाहीन बाग और ओखला विहार कॉलोनियों में इमारतों की तामीर में ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया है। एक बिल्डिंग में 100 से 150 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। आमतौर पर रास्ते 15 से 20 फुट के हैं। ऐसे में लोगों के पास फायर सेफ्टी की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ छतों का खुला रखना भी मददगार साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मशरक़ी चीन में लिकीमा तूफान का कहर जारी है। तूफान की वजह से तकरीबन 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अफराद अभी भी लापता है। जिन्हुआ एजेंसी ने कल शाम ताज़ा आदाद शुमार जारी किए। लिकीमा तूफान की वजह से हजारों की तादाद में लोग मुतासिर हैं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, हुकूमत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक खास मुहिम चलाने जा रही है। यौम आज़ादी के बाद ये मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। आर्टिकल 370 की मनसूखी के फवायद से लोगों को वाकिफ करवाया जाएगा। खासतौर से ये मुहिम जो है अखबारात, रेडियो और टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर है ये कि हुकूमत जो है वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के फवायद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को वाकिफ करवाएगी और इस मुहिम का आगाज यौम आज़ादी के बाद किया जाएगा और इसमें अखबारात की मदद ली जाएगी। रेडियो और टीवी के जरिए ये जो एक खास मुहिम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा, जिसमें हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दफा 370 की मनसूखी के फवायद से वाकिफ करवाएगी। तो न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, एक्सक्लूसिव खबर है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर एक खास मुहिम चलाएगी। यौम आज़ादी के बाद इस मुहिम की शुरुआत होगी, जिसमें आर्टिकल 370 की मनसूखी के फवायद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को वाकिफ करवाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।